वेलकम बैक। जब हौसला बना लिया ऊंचा उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। अगर आपने ऊंचा उड़ने के लिए बना ही लिया है, ऊंचा उड़ने का हौसला बना ही लिया है, तो फिर आसमान का कद कितना ऊंचा है ये देखना आपके लिए फिजूल है। तो अगर आपने गोल सेट कर ही लिया है कि मैं 90 प्लस लाऊंगा एग्ज़ाम में, 90 प्लस बोर्ड एग्ज़ाम में लाऊंगा, तो फिर बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना टफ होता है, वे सारी चीज़ें आप भूल जाइए। अब फिजूल है वे चीज़ें सोचना। अब बस क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, हार्ड वर्क, अब पैसेंस रखिए और कंसिस्टेंसी रखिए। तो आप जो आपने गोल डिसाइड किया है 90%, 85% जितना भी गोल डिसाइड किए हैं वे ज़रूर मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल वर्ल्ड, हमारा चैप्टर 1 है। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था पार्ट 1 वाले वीडियो में साइंस के बारे में, फिज़िक्स के बारे में, फिज़िक्स के टाइप्स के बारे में और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था हमने। उसमें फर्स्ट वाले वीडियो में वे फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का एक टॉपिक छोड़ दिया था और आज की इस वीडियो में इसी को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, फिजिक्स के कारण कभी कभी नई नई टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के कारण फिजिक्स में कुछ नए लॉ आ जाते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं और दोनों के कारण सोसाइटी पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरा भी पड़ता है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि फिजिक्स में बहुत सारे लॉ दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, जैसे हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं, देखिए अब हम बता रहे हैं कि फिजिक्स के कारण कैसे नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। देखिए, तो जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में जैसे आप देखिए क्लास 12th में जाएंगे तो एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं और ये जितनी भी चीज़ें हैं आप क्लास 12th में पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। तो देखिए, हम फिजिक्स में क्या करते हैं, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन और भी तमाम चीज़ों के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो केमिस्ट हैं वे आसानी से पीरियोडिक टेबल, आप समझते हैं पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट होते हैं उनको अरेंज कर पाते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये सब पढ़ते हैं। तो आखिर इसको कैसे अरेंज किया गया है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को स्टडी करके। बात समझ में आ गई। देखिए, तो मतलब क्या हुआ कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, जब हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है केमिस्ट को कि वे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को आसानी से अरेंज कर पाते हैं, ठीक है ना, रीअरेंज कर लेते हैं। अब रीअरेंज कर दिए तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को क्या हो जाता है कि केमिकल बॉन्डिंग में, कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। अब जो केमिस्ट होते हैं वे कैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, ऐसे पढ़े होंगे। तो देखिए, अब आपने देखा क्या, फिजिक्स, हमने फिजिक्स लिया, फिजिक्स में हमने पढ़ा किसके बारे में, एटम्स के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, या तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में, या तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा, ठीक है। अब उससे फ़ायदा हमको क्या हुआ कि जो केमिस्ट हैं वे एटॉमिक नंबर, अब वहाँ से मिल गया हमको, स्ट्रक्चर पढ़े तो एटॉमिक नंबर पता चल गया, एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें पता हो जाती हैं। तो अब क्या किए केमिस्ट ने, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रीअरेंज कर दिए। कितना बढ़िया फ़ायदा मिल गया। अच्छा, अब इससे क्या होता है, देखिए अब इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। जब हम आप पढ़ते हैं क्लास 11th में भी है केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ें या कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्लास 12 में जाएंगे तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने में, केमिकल जो भी स्ट्रक्चर होते हैं कॉम्प्लेक्स, उनको जब पढ़ते हैं तो बहुत आसानी तरीके से हम उस चीज़ों को समझ पाते हैं। आखिर ये जो चीज़ें हैं इसको हमने कैसे समझा, किसके कारण समझा, फिजिक्स के कारण समझा। तो देख रहे हैं ना कि फिजिक्स के लॉ, कॉन्सेप्ट की मदद से हमने एक नई टेक्नोलॉजी की डिस्कवर कर दी।
बात समझ में आ रही है। दूसरा समझते हैं। देखिए फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। अब थर्मोडायनामिक्स में पढ़ें तो थर्मोडायनामिक्स आप हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। आप क्लास 11th में हैं और हीट इंजन थर्मोडायनामिक्स आपका चैप्टर है, उसमें हीट इंजन भी आएगा, रेफ्रिजरेटर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए जब हम फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं भाई, हीट इंजन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी इफिशियंसी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए फिजिक्स में बहुत सारे लॉ दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट हैं। अब फिजिक्स में हम गए थर्मोडायनामिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हीट इंजन की इफिशियंसी के बारे में। अब पढ़ लिया, अब उसको इम्प्रूव करने का हमको तरीका पता हो गया। अब भाई पता हो जाएगा तो क्या होगा, जब हम समझ लेंगे कि हीट इंजन की कैसे हम इफिशियंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं तो एकदम आसानी से क्या होगा, अब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे होगा भाई, देखिए अब हीट इंजन पहले तो खराब उसका इफिशियंसी था, अब हमने पढ़ लिया फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ लिया कि कैसे उसकी इफिशियंसी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बताइए कि एक खराब फ़ोन है, मतलब 4 मेगापिक्सल का है, और आज देखिए उसी को इम्प्रूव करते 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 इफिशियंसी इतना बढ़ा दिए कि आज ऐसे कैमरा आ रहे हैं कि देख लीजिए, आप तो देखते हैं ये DSLR है, वे सब बहुत सारी कैमरा है। तो इम्प्रूव हो रहा है ना। और कैसे हो रहा है, तो फिजिक्स के लॉ कॉन्सेप्ट को यूज करके ही तो कर रहे हैं। तो वही सेम बातें यहाँ पे भी हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमने फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, थर्मोडायनामिक्स में हमने क्या पढ़ा, हीट इंजन की इफिशियंसी के बारे में, उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ही हमने हीट इंजन के इम्प्रूव को समझ लिया कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इफिशियंसी को, तो अब हीट इंजन अब नया बन जाएगा, इम्प्रूव हो गया उसकी इफिशियंसी, अब बढ़िया इफिशियंसी है, ज़्यादा दिन चलेगा और अच्छा चलेगा। अब उससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा। और हुआ भी था। देखिए पहले मान लीजिए जो भी हीट इंजन रहा होगा उसकी, देखिए दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी इफिशियंसी पूरा 100% है। आप देखिएगा घर में आपका चूल्हा पे जो होता है ना गैस सिलेंडर, तो चूल्हा पे बगल में ऐसे गोल स्ट्रक्चर स्टिकर लगा होता है, उसमें लिखा होगा 67% या जो भी लिखा होगा इफिशियंसी होती है 67%। आप सोचते हैं कि जितना गैस दे रहे हैं सारा वो कंज्यूम कर लेता है, ऐसा नहीं होता है, उसमें भी वेस्ट होता है। सोच लीजिए कितना, लगभग में 22-23% वेस्ट हो जाता है। अब आप सोच लीजिए दुनिया में कोई चीज़ लगभग में मान के चलिए तो आइडियल होता ही नहीं है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ की इफिशियंसी 100% नहीं होती है, तो 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इफिशियंसी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे ही हीट इंजन हमको इम्प्रूव्ड वर्जन में मिला, अब इससे क्या हुआ, इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन हो गया, मतलब अब अच्छे हीट इंजन बनने लगे। अब इससे क्या होगा, हीट इंजन अच्छा होगा तो सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या होगा, सोसाइटी वाले देखिए अब हीट इंजन अच्छा हो गया तो उससे जो भी कार्य होंगे अब समाज को फ़ायदा होगा, इसके कारण भी समाज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये सारी चीज़ें सीखेंगे तभी तो हम लोग इंडस्ट्री में जो भी सामान बनाते हैं तो यही सब तो यूज होता है, यही सब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा जाता है उसमें, इसी सब को तो यूज करके तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो एक तरह से देख रहे हैं कि फिजिक्स के कारण टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उस टेक्नोलॉजी की मदद से सोसाइटी पे अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। कभी कभी बुरा भी पड़ जाता है, अब ज़्यादा होगा तो बुरा तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। अच्छा अगला समझते हैं। जैसे देखिए सिलिकॉन चिप की अगर हम बात करें, आप जानते भी होंगे सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होते हैं और चूंकि क्लास 12th का ये चैप्टर भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर है, ठीक है ना। तो खैर उनके बारे में क्लास 12th में पढ़ेंगे। देखिए सिलिकॉन चिप सेमीकंडक्टर होते हैं और फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, चूंकि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं तो इनमें जब मॉडर्न फिजिक्स होता है, मॉडर्न फिजिक्स दो प्रकार के हमने बताया था फिजिक्स होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो देखिए मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब उसमें आ जाएगा सिलिकॉन चिप, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और जब पढ़ेंगे तो भाई देखिए सिलिकॉन क्या होता है, आजकल पूरी दुनिया सिलिकॉन पे ही टिकी है, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं। मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें तो भाई हम लोगों का उसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। मोबाइल के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा, कंप्यूटर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो आजकल की दुनिया पूरे सिलिकॉन पे ही चल रही है, सिलिकॉन चिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिलिकॉन चिप पे स्टडी किया मॉडर्न फिजिक्स में हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में क्या होता है, सारी हर एक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बता दूं कि आप पढ़ेंगे OR गेट, NOR गेट, इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे सर्किट के बारे में, इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, जेनर डायोड, ये सब पढ़ते हैं तो वे समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सिलिकॉन चिप, देखिए ये फिजिक्स में आ गया,
फिजिक्स में हमने पढ़ा मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर के बारे में, और सेमीकंडक्टर में जब हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर के बारे में हर एक चीज़ समझा, तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर का हमको समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंस है। और वहीं से कंप्यूटर रिवॉल्यूशन हुआ, तरह तरह की प्रकार की कंप्यूटर बनने लगी, एक से एक कंप्यूटर बनने लगा। पहले कितना बड़ा कंप्यूटर, पूरा एक हाल जैसा कंप्यूटर बना था, और आज देखिए बैग में लिए चल दिए, इतना छोटा छोटा कंप्यूटर, मोबाइल हाथ में है, क्या बात है। अच्छा, तो ये कंप्यूटर रिवॉल्यूशन हुआ किसके कारण हो रहा है भाई? फिजिक्स के कारण। फिजिक्स में हमने लॉ कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, और उसके कारण एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, और नई टेक्नोलॉजी आ गई क्या? कंप्यूटर में रिवॉल्यूशन हो गया, कंप्यूटर की क्रांति हुई। तरह तरह के आज देख रहे हैं सुपर कंडक्टर कंप्यूटर बन रहे, सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं आजकल। ठीक है, अगला समझते हैं। देखिए 4, देखिए ये भी फिजिक्स के कारण ही है। आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, दोनों को मिला दे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो दोनों को अगर मिला दे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आज हम नहीं पढ़ते फिजिक्स में तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आज नहीं आ पाती। जो हम और आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तरह तरह की वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही हैं, वे सारी नहीं आ पाते। हम फिजिक्स में क्या पढ़ें? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पहले इलेक्ट्रिसिटी, हाँ भाई, चार्ज फ्लो कर रहा है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी है। अब चार्ज फ्लो कर रहा है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी मैग्नेटिज्म भी, दोनों को मिला दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण क्या हुआ, हमने उसके बारे में जब गहन स्टडी किया तो हमको समझ में आया कि अब हम क्या बना सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स में हमने पढ़ा, उसके लॉ कॉन्सेप्ट जो भी चीज़ें थी उसके बारे में समझा, तो वहीं से नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। क्या नई टेक्नोलॉजी आई? वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आज की दुनिया बिना वायर के, देख कहाँ मोबाइल पर तार लगाए थोड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी से नए फिजिक्स के लॉ कॉन्सेप्ट हैं। मिटा दें यहाँ पे थोड़ा सा, देखिएगा। अब हमको क्या समझना है, टेक्नोलॉजी से कैसे ये आया। ठीक है ना, फिजिक्स के लॉ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के कारण भी फिजिक्स में नए कॉन्सेप्ट ला भी आ जाते हैं। जैसे कि देखिए, हाउ टू इम्प्रूव स्टीम इंजन। अब देखिए मन में सवाल आया, देखिए पहले जो स्टीम इंजन समझ रहे हैं, भाप इंजन, तो पहले स्टीम इंजन कैसा था? एकदम मतलब उसकी एफिशिएंसी बहुत घटिया थी। लेकिन भाई जो शुरू में खोज किया वे तो बहुत महान है। देखिए हम लोग आज दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी तरह से कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। तो जो पहली बार सोचता वही तो महान है। तो जो पहली बार स्टीम इंजन बनाया, वे भले ही लो ग्रेड का था, एकदम घटिया ग्रेड का, फिर भी वे अपने माइंड को यूज करके एक नई आइडिया को लाया अपनी इस सोसाइटी को, इस समाज को देने के लिए। तो देखिए स्टीम इंजन तो भाई आ गया, लेकिन स्टीम इंजन की एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी। अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए? अब इसके लिए हमने क्या किया, थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया। थर्मोडायनामिक्स बात समझ में आ रही है? क्या पढ़े हमने? थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि स्टीम इंजन की एफिशिएंसी हम कैसे इम्प्रूव करें। तो देखिए ये क्या है, अभी ये स्टीम इंजन बन गया था, ये टेक्नोलॉजी आ गई थी। अब इसमें हमने क्या किया, स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी आ गई। अब हमको सोचना था कि कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सोचा कि चलो अब फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स पढ़े गए थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा स्टीम इंजन के बारे में, और वहीं से हमने सीखा कि कैसे हम स्टीम इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। वहाँ से एक नए लॉ कॉन्सेप्ट मिले। तो आपने देखा कि किस प्रकार कभी कभी टेक्नोलॉजी से भी हमको नए फिजिक्स के बारे में जानकारी होती है, लॉ के बारे में जानकारी होती है, कॉन्सेप्ट मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें थी फिजिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में। हाँ, सोसाइटी पे आपने देखा किस प्रकार इफेक्ट पड़ा। आज देखिए स्टीम इंजन ऐसा था, हमने नई फिजिक्स में कुछ लॉ ढूंढी और उससे मदद मिली कि स्टीम इंजन का एफिशिएंसी हमने अच्छा कर दिया। और सोसाइटी पे आप तो देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। आज
कई प्रकार के जो है कि इंजन बन गए हैं आज, कई प्रकार की ट्रेन चल रहे हैं। आज तक तो मेट्रो ट्रेन चल रहा है, बुलेट ट्रेन है, ये है, बहुत सारा ट्रेन चल रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है? फिजिक्स के कारण। तो फिजिक्स को अंदर तक समझेंगे तो एकदम बेसिक से जब समझेंगे तो हर एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो इतना सारा हमने समझ लिया। अब देखिए, अब ये सारी चीज़ें तो हमने समझ ली। टेक्नोलॉजी तो बहुत सारे हैं, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है। जैसे आप देखते हैं रॉकेट प्रपोल्जन, रॉकेट लॉन्च किया जाता है, लेज़र, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी कोई भी है तो वे कोई ना कोई प्रिंसिपल पे बेस्ड है, याद रखिएगा। कोई भी टेक्नोलॉजी है, लेजर बनाया गया ना, तो लेजर भी एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किसी न किसी सिद्धांत पे बेस्ड होता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं 20 ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और जानना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि क्लास 11th और 12th का सिलेबस ऐसा है कि आपको पूरा हर एक चीज़ का ऊपरी जानकारी प्राप्त करा देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब जब आगे पढ़ेंगे तो उसी के अंदर जाना, मतलब ये ऊपर है और अब आगे अब पढ़ेंगे BSc MSc जो भी कर लें तो उसके अंदर अब जाना है। बात समझ में आ रही है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11th और 12th पढ़ना। और पढ़ना क्या, उसको मौज मस्ती से पढ़ना है, एक अच्छे तरीके से पढ़ना है, एकदम ऐसे नहीं कि अब दिन भर डूबे रहें या एक दिन भर घूमते रहें, ऐसा भी नहीं। नॉर्मल इंटरेस्ट रखिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और आपका तो एकदम होना चाहिए। तो जितना ही ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होगा उतना ही सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं कैसे मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में, कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं पहली टेक्नोलॉजी है स्टीम इंजन। अभी आपको हमने बताया कि स्टीम इंजन एक टेक्नोलॉजी है और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। देखिए क्लास 11th में आप सेकेंड टर्म वाले में थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे और स्टीम इंजन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, बस आपको याद करना है। देखिए अधिकतर क्या होते हैं कि छोटे छोटे जो कंपटीशंस होते हैं, या तो आप अगर जेई का, या तो आप और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जैसे कि एयरफोर्स नेवी हैं, तो उसमें भी 11th 12th के जो भी बेस्ड एग्जाम होते हैं सिलेबस के फिजिक्स वाला, तो उसमें पक्का ही आता है, ठीक है ना। तो देखिएगा स्टीम इंजन क्या भाई, एक टेक्नोलॉजी और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। इसको अपने दिमाग में कैद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अगला रॉकेट प्रोपल्जन, आपने पढ़ा होगा रॉकेट प्रोपल्जन के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ते हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है रॉकेट प्रोपल्जन, ठीक है ना। देखिए अगला एरोप्लेन, आपने सपना देखा होगा अगर पायलट बनने का या तो एयरफोर्स में जाने का, तो ये आपके लिए है। देखिए एरोप्लेन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक्स। इसको आप पढ़ेंगे, ये भी आपके सेकेंड टर्म में है क्लास 11th के, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, इसको भूलिएगा मत। एरोप्लेन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक्स पे, ठीक है ना। देखिए सोनार, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनार जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। जैसे आप पढ़े होंगे रैम्बो, तो रैम्बो में देखते हैं रैम्बो का फॉर्मेशन होता है, तो होता क्या उसमें भी TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही होता है, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आप क्लास 12th में ही पढ़ेंगे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। तो ऑप्टिकल फाइबर बस याद रखना है आपको कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, TIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। देखिए अगला इलेक्ट्रिक जनरेटर, चूंकि आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होते हैं। चूंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वीडियो भी बनाया है तो आप जाकर देख भी सकते हैं। वैसे बस आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अगर आपने नहीं देखा है तो ये फिगर में देख सकते
सकते हैं, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो आप इसको याद नहीं रखना है। देखिए ये बांध होता है ना, बांध में से पानी गिरता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है जब टरबाइन पे गिरता है, तो कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आ गई। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए अगला पार्टिकल एक्सेलरेटर, देखिए ये साइक्लोट्रॉन में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि जब चार्ज मोशन करता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मोशन करता है तो उसमें पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। साइक्लोट्रॉन के बारे में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो आप जब जाइएगा क्लास 12th में तो इसको जरूर पढ़िएगा। देखिए पार्टिकल एक्सेलरेटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब ये चार्ज मोशन करता है तो उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर, ठीक है। देखिए अगला, रेडियो से आप गाना सुनते हैं, टेलीविज़न आप सभी जानते हैं। अगर मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल ही ना आया होता तो आज सोचिए कि रेडियो टेलीविज़न ये सब हम नहीं देख पाते। तो रेडियो और टेलीविज़न किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, तो जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ ईएम वेव मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं रेडियो एंड टेलीविज़न। तो रेडियो एंड टेलीविज़न किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ ईएम वेव, या तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए फोटोसेल, फोटोसेल के बारे में भी आप क्लास 12th में ही पढ़ेंगे। फोटोसेल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद रखिएगा। देखिए अगला है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में भी आप क्लास 12th में ही पढ़ेंगे। और न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चैन रिएक्शन, देखिए न्यूक्लियर चैन रिएक्शन होता रहता है, उस पर कंट्रोल किया जाता है। यूरेनियम के बारे में आप नाम सुने होंगे, तो वही होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसका यूज किया जाता है यूरेनियम का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और याद रखिएगा कि लगभग में कई टन कोयला जला दें और 1 किलो यूरेनियम से जितना एनर्जी प्राप्त होता है वे दोनों बराबर है। कई टन अगर कोयला आप जलाते हैं, लगभग याद नहीं है 5, 6, 10, 1000 लगभग में टन होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर। देखिए FTR भी इसको बोल सकते हैं। फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, तो इसका आंसर है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। देखिए आपको ये पढ़ना वैसे क्लास 12th में भी ये नहीं है, अगर आप कहेंगे तो इस पे एक अलग से छोटा सा वीडियो बना देंगे। सिंपल जानकारी प्राप्त करनी है आपको, तो अगर कहेंगे तो बना देंगे, ठीक है ना। तो याद बस रखना है फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप फिगर में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर पे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर के प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बात समझ में आ गई। और एक लास्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेजर। देखिए लेजर जो है ये अधिकतर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, साथ मेन तो ये कंपटीशन एग्जाम में ये अधिकतर आते हैं, तो याद भी रखना है। देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेजर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं या लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोनों सेम होते हैं। देखिए क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आप इसको दिमाग में पैक कर दीजिए, बात समझ में आ गई। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए। अगर ये देखिए अभी कितना बचा है, 6, अभी हम बताएंगे। तो ये सारी आपको जो हमने बताया है ये एक एक करके आप इसको याद कर लीजिएगा। स्टीम इंजन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, ठीक है ना। अगला रॉकेट प्रोपल्जन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, बताइए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है ना। अगला मिटा दें। देखिए एरोप्लेन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक्स पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। सोनार किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स पे बेस्ड होता है, ठीक है।
ऑप्टिकल फाइबर TIR पे बेस्ड होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बेस्ड होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किस पे बेस्ड होता है? कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे बेस्ड होता है। ठीक है, मिटा दे इसको भी। देखिए पार्टिकल एक्सेलरेटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अच्छे से लिख देना। हाँ देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखिए जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कौन? पार्टिकल एक्सेलरेटर, क्योंकि जब भी मोशन करता है ना तो पार्टिकल एक्सेलरेट करता है बार बार, और यही आप साइक्लोट्रॉन में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए मिटा दे इसको भी। ठीक है, देखिए रेडियो एंड टेलीविजन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं बताइए? जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ EM वेव्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, फोटो सेल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड चैन ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड होता है, सॉरी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चैन रिएक्शन पे बेस्ड होता है। ठीक है, अच्छा फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर किस पे बेस्ड होता है? मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा पे बेस्ड होता है। और इसके बाद बचा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होता है, और ये तो आपको अभी बताया है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड होता है। तो हमने अभी तक 14 समझा टेक्नोलॉजी और उसके प्रिंसिपल के बारे में। चलिए अब हम समझते हैं अगला 15 से लेकर 20 तक के टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है ना, देखिए अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये 15 टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर, आपको अभी हमने क्या बताया? कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप्स होते हैं। सिलिकॉन चिप क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। और जब आप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आता है डिजिटल लॉजिक। तो कंप्यूटर जो होते हैं ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं? डिजिटल लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं? डिजिटल लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं 16 प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत हाई अमाउंट में जो है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। तो वे किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो वे किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? सुपर कंडक्टिविटी पे बेस्ड होता है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है ना, सुपर कंडक्टर के बारे में, सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, बस हमको यहाँ पे क्या समझना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, इसके बारे में समझना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 17 नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस। आप इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे भी, क्लास 12th में सब पढ़ना है। ठीक है, याद भी रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। देखिए क्लास 11th आपका अगर सही हो गया, अच्छे तरीके से पढ़ लिए, तो क्लास 12th अगर मान लीजिए, देखिए अधिकतर क्या होता है कि JEE मेंस, JEE एडवांस, IIT ये सारे में 11th 12th के टोटल पहले तो सिलेबस होते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से उठाता है? जो आप नहीं पढ़े, कॉन्सेप्ट, थ्योरी तो आप सभी लोग पढ़ते हैं, सब लोग अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, लेकिन थ्योरी से क्वेश्चंस ऐसे पूछ देते हैं क्योंकि आप नहीं कर पाते हो। तो कब होगा? जब कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे बैठ गया तो न्यूमेरिकल भी आपको एकदम लगाने में इजी होगा, और साथ साथ कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में दे दिया उसका प्रिंसिपल, तो भाई हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आपको एग्ज़ाम के व्यू से क्या आता है क्या नहीं आता है, तो आपके लिए इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस पेपर को भी सॉल्व करना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए IIT के लिए, JEE के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस पेपर भी साथ में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ खैर हम बात करते हैं क्लास 12th में। तो क्लास 12th में ये सारी चीज़ें अभी नहीं पढ़नी है। ठीक है ना, ये आपको क्लास 12th में नहीं पढ़ना है, ये आगे चल के पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये सब BSc में आते हैं सब। अब देखिएगा पूछेगा कि नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, तो आप तुरंत बता सकते हैं थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस पे बेस्ड होते हैं। इंटरफेरेंस के बारे में वैसे हमको पढ़ना है कहाँ पे? क्लास 12th में। या बात समझ में आ गई? चलिए अगला देखते हैं 18 जिएंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, जिसे GMRT कहते हैं। तो GMRT मतलब जिएंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक वेव्स पे बेस्ड होता है। बात समझ में रहे हैं? कॉस्मिक का मतलब ब्रह्मांडीय होता है, ब्रह्मांडीय जो वेव्स होते हैं। कॉस्मोलॉजी आप पढ़े होंगे, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं उसे, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ओके, चलिए अगला देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है।
उतना भी लेटेस्ट नहीं लेकिन लेटेस्ट ही है, समझिए। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये एक टेक्नोलॉजी है और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम्स बाय लेजर बीम एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको बनाने का देखिए प्रिंसिपल थोड़ा बड़ा है याद करने के लिए। जैसे ये देखिए एटम है, तो क्या कर रहा है, ट्रैपिंग ऑफ एटम्स। ट्रैपिंग, देखिए एटम है, ट्रैप हो गया मतलब कैद हो गया। ट्रैपिंग ऑफ एटम्स, ट्रैपिंग एंड कूलिंग, ये कह रहा है ना। तो ट्रैपिंग माने पहले एटम ट्रैप हो गया, फंस गया कहीं पे, मतलब ट्रैप हो गया, ठीक है। तो ट्रैपिंग ऑफ एटम्स, फिर कूलिंग, ट्रैपिंग एंड कूलिंग मतलब पहले फंस गया एटम, मतलब उसको एक जाल में फंसा दिए, ट्रैप कर लिए, तो ट्रैपिंग। इसके बाद कूलिंग ऑफ एटम्स बाय लेजर बीम, लेज़र बीम के द्वारा या तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। बात समझ में आ रही है। तो लेज़र बीम के द्वारा या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जब एटम को कूल किया जाता है ट्रैप करके, तो उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब थोड़ा दिमाग में ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो तुरंत आपके दिमाग में याद आएगा, ट्रैप। ट्रैप कर लिए थे एटम को, तो ट्रैपिंग एंड कूल किए थे किसके द्वारा, लेज़र बीम के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम्स बाय लेजर बीम एंड क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए आते हैं, एक लास्ट हमारा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप सभी जानते हैं जेनेटिक जो भी चीज़ें होती हैं वे पूरा कंट्रोल होता है डीएनए पे ही, डीएनए का ही रोल होता है। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग ये एक टेक्नोलॉजी है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, रोल ऑफ डीएनए इन हेरेडिटी। हेरेडिटी में, आनुवंशिकता में डीएनए का क्या रोल होता है, उसी पे बेस्ड होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बात समझ में आ गई। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने सीखा फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, ये आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेट है, कैसे फिजिक्स से टेक्नोलॉजी आती है और कैसे टेक्नोलॉजी से फिजिक्स आता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि टेक्नोलॉजी और वे किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में। अगली वीडियो में हम MCQ क्वेश्चंस लाएंगे आपके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के, फिजिकल वर्ल्ड के। और इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आपको उम्मीद करते हैं काफ़ी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और एक ख़ास बात, आप अगर मान लीजिए कि अभी 9th या 10th में आपने नहीं पढ़ा, तो अभी तक मान लीजिए कुछ नहीं किए हैं, फिर भी अब से देखिए ये 9th जो है ना, वे एकदम बेसिक होता है, एकदम बेसिक। जब आप 11th और 12th पढ़ने लगोगे तो बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, इसके साथ साथ आप आगे जो है 11th 12th का भी सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो अभी तक आपको मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आया, फिर भी अगर अब से हार्ड वर्क करते हो, लगातार मेहनत कीजिए। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे इस समय से, उतना ही आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। और नंबर छोड़िए, अगर आपको नॉलेज है तो आप हर जगह अपनी पोजीशन को बनाए रखेंगे, आपकी एक अलग पहचान होगी। लेकिन सिर्फ नंबर ला दिए 99.99999% आता कुछ नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो अपने को फोकस कीजिए कि मैं कितना नॉलेज को एक्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि नॉलेज कम्स फ्रॉम करेज, करेज कम्स फ्रॉम नॉलेज। अगर जितना ही ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज है, आपके साहस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी ठंड है और बाहर बनाना पड़ता है, तो थोड़ा ठंड बहुत ज़्यादा है। हाँ खैर छोड़िए, अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।